A very good afternoon to everyone present here. On behalf of Admission Committee and IQAC Gargi College, I welcome you all to today's webinar on SUET Common University Entrance Test. As you all know, from this year, Delhi University will be having admissions through entrance test and not on the basis of marks as we had earlier. Switching to this new mode has thrown up lots of challenges, doubts, and queries with regard to the admission process. Today's webinar is an initiative in this direction only. The objective of the webinar is to highlight the key points related to the admission process and to clear the doubts and queries with regard to the same. Today we have amongst us our very own colleague, Mr. Siddharth Rathore, who will be speaking on the modalities of the admission process. Without taking much of your time, I now invite our principal, Professor Pramila Kumar, to give her introductory remarks. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. Namaskar. I extend a very warm welcome to our admission committee, that is Dr. Shweta Mishra, Dr. Renu Agarwal, Dr. Nidhi, the IQAC convener, Dr. Shailaja, and Anita Bhatt is also there as a member of this organizing committee. And of course, how can I forget Mr. Siddharth Rathore, who will be enlightening us today on this CUET. I also extend my welcome to all the aspirants of admission, all the admission seekers to Delhi University, and parents if anyone is here. CUET, as it says, the Common University Entrance Test. आप सब लोग जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मतलब अगर आपके 98% मार्क्स आए हैं, 97% मार्क्स आए हैं, तब भी सोचना पड़ता है कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो शायद इसी दुविधा को दूर करने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, जो कि एक तरफ से तो मैं सोचती हूँ ये बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो इट्स अ डबल अटैक ऑन अस, हमारे ऊपर दोहरा आघात हो गया। एक तो हम 12th का एग्जाम दें और फिर इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम एक कॉमन परसेंटेज की बात करते हैं तो ये इतनी हाई कट ऑफ आती कहाँ से है। हमारा देश विविध विविध प्रांतों में बटा हुआ है, हर प्रांत में अलग तरीके का एग्जाम होता है, अलग तरीके की मार्किंग स्कीम होती है। किसी स्टेट में ज्यादा नंबर मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि स्टेट ज्यादा नंबर देता है, उनका स्कीम इस तरह का है, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाती। सो उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक यूनिवर्सिटी का नया इनिशिएटिव है, जो हमारी नई शिक्षा नीति को भी समर्थन करता है। इस एग्जाम को देने का एक फायदा तो ये है कि एक सब लोग एक ही पटल पर हों, यू ऑल विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, सेम काइंड ऑफ मार्किंग विल बी देयर, so there will be no parity. So whosoever deserves the seat will get a seat. So यही एक मेन मोटिव है इस एग्जाम को रखने का, क्योंकि ये सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जितना अधिकार इसमें दिल्ली वालों का है उतना ही अधिकार दूसरे स्टेट वालों का है। ऐसा भी हो सकता है कोई एक स्टेट बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है और वो 95, 96, 97 नहीं ला सकता, तो उसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से दूर क्यों रखें, उसको भी इसमें शामिल करना है। इसी तरह किसी स्टेट में शायद ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पैटर्न इस तरह के हैं कि उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, तो हमारे दिल्ली वाले क्यों पीछे रह जाएं। तो इन सब की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, जो आप सबके फायदे के लिए है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं। अब इसके ऊपर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे पास मिस्टर सिद्धार्थ राठौर हैं, जो कई कॉलेजेस में पहले भी वेबिनार दे चुके हैं और भी कई लोगों को काउंसिल कर चुके हैं। सो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ gem with us today. So I think now I should hand over the platform to Siddharth. Over to you, Dr. Shweta, Dr. Siddharth. Thank you so much, ma'am. And at the end, I want to wish all the best to all the aspirants.
of Delhi University. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I now invite Dr. Anita Bhatt, member IQAC, to introduce the speaker for the day, Mr. Siddharth Rathore. Anita, over to you. Thank you, Dr. Mishra. Good evening, everyone. I'm Dr. Anita Bhatt. On behalf of IQAC Gargi College, Delhi University, it is an honor for me to introduce our esteemed speaker, Mr. Siddharth Rathore. Mr. Rathore works as assistant professor in the economics department of Gargi College, University of Delhi. A major part of his job entails training young minds in the field of economics, research, and data science. He has a master's in economics from Delhi School of Economics and has done his PGDM in artificial intelligence and machine learning from the University of Texas, Austin. He is currently pursuing law from University of Delhi. Apart from university teaching, he was invited as a resource person on economics and public policy issues to senior bureaucrats at the Indian Institute of Public Administration, Niti Aayog, and many more. Now I request Mr. Rathore to address the participants on the topic CUET 2020. I hand over the virtual mic to Mr. Rathore. Over to you, Mr. Rathore. Thank you very much, Dr. Anita Bhatt. Let me just share my screen. I don't have the access to the co-host. If I can be made the co-host, I need to present my. Anuji? Yes, I have the option now. Okay. I hope my screen is visible. Yes, it Okay. is. It is Thank visible. you. Thank you. So let's start. The mode of my presentation will be bilingual. I will be repeating the same thing in English and Hindi for better understanding for the audience. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा. सबसे पहले हम CUET की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जनरल CUET का स्ट्रक्चर समझते हैं. फिर उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे. So if you see the CUET structure, the first section that is talked in CUET is a language test. अब यहाँ पर NTA जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है यहाँ पर, उसने लैंग्वेजेस को सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B में बांटा हुआ है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में हमने दोनों को मर्ज कर दिया है, बट अगर आप जनरल अगर आप NTA का अगर आप देखेंगे पैटर्न तो उसमें ये दो सेक्शंस में है. जो आपकी टिपिकल जो आपके लैंग्वेजेस हैं, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो सेक्शन 1A में है एंड 1B के अंदर आपके फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं. और इसका पैटर्न जो होगा इस द पैटर्न इन व्हिच यू विल बी आस्क्ड द एग्जामिनेशन विल बी दैट यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दोस 50 क्वेश्चंस यू वुड हैव टू अटेम्प्ट 40 ऑफ देम and you will get 45 minutes for each language test that you're going to give. तो आपको पास 45 मिनट मिलेंगे लैंग्वेज टेस्ट के लिए. यहाँ पर आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे. अगर किसी ने क्लास 12th के अंदर हिंदी और इंग्लिश भी लिया हुआ है तो आप दोनों लैंग्वेजेस भी ले सकते हो. विल कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इन डिटेल. देन इसमें क्वेश्चन टाइप्स क्या होंगे, इसके अंदर आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे कि छोटा सा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बाद आपके पास 3-4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हो गए. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपके पास लैंग्वेज आपको कितनी अच्छी तरीके से आती है, सो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, और उसमें से 4 ऑप्शंस की कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो आ सकता है. सो इस तरीके के लैंग्वेज बेस्ड पेपर होगा. आपका लिटरली एप्टीट्यूड, आपको सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं इस तरीके से, और वोकैबुलरी पूछ सकते हैं. आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे इंग्लिश के. फॉर एग्जांपल एक वर्ड दे दिया हेटस और उसका मीनिंग पूछ लिया कि क्या मीनिंग है इसका. सो इस तरीके का आपका ये एग्जामिनेशन होगा, लैंग्वेज टेस्ट. देन कम्स योर डोमेन टेस्ट. अब डोमेन टेस्ट जो है यहाँ पर हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं. जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ वही डोमेन ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं. एट मैक्सिमम एक स्टूडेंट 6 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकता है, और हर आपको डोमेन के लिए आपको रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा. सो आई विल ऑल्सो शो यू कि आप किस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का BOI देख सकते हैं, और उसके अंदर बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं NTA की वेबसाइट पे, और कौन से आपको यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करनी है, कौन से कोर्स कैसे चूज करना है, उसमें एलिजिबिलिटी आपकी क्या है. टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास मैथमेटिक्स आपका पेपर जो है वो कंपलसरी हो जाता है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBE करना चाहते हैं या BBA FIA करना चाहते हैं तो आपके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स कंपलसरी होने के बाद. सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. तो ये भी MCQ बेस्ड टेस्ट है. इसमें भी 50 क्वेश्चंस पर डोमेन पूछे जाएंगे, एंड उस 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 45 मिनट्स आपके पास हर उसके लिए होगा. अब यहाँ पर बात की गई है कि सिलेबस जो है क्लास 12th का है. आई हैव स्पोकन टू ओवर 100 पेरेंट्स टिल डेट, एंड कई जगहों पे मुझे कई स्टूडेंट्स, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि जो टेस्ट का जो सिलेबस है वो कई बार 11th का भी है,
इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सीबीएसई का सिलेबस नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई सबका मिला के है। तो इसीलिए आपको सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस नहीं देखना, आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाके सिलेबस देखना है और उसको कवर करना है। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, 309 जो आपका ऑप्शन है उसमें 11th के भी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें है, और 12th का भी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो आपको एनटीए का आपको सिलेबस देखना है रादर देन वर्ड टू वर्ड योर क्लास 12th syllabus. Then coming to the third aspect, which is general test. Now general test will be something of a mental ability test, जिसके अंदर आपका general mental ability होगा, ratio proportion percentages के ऊपर question, you can have time speed distance के questions, जीके के and current affairs के questions हो सकते हैं, in fact होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके के आपके पास एक जो टेस्ट है वो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, अ काइंड ऑफ अ मिनी कैट आप बोल सकते हो, या मिनी सी सैट जो सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है, उस तरीके का आपका एग्जामिनेशन है। ये जो एग्जामिनेशन है दिस विल बी ऑफ 60 मिनट्स, एंड in this examination you will have 75 questions of which 60 needs to be attempted. So this is the general pattern of exam structure of CUET. ये CUET का स्ट्रक्चर है। अब CUET की अगर हम बात करें तो CUET की एग्जाम की हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होगी। तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, तो और आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का ध्यान रखना चाहिए। एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, बिकॉज यूजुअली हमारे पास जो एप्लीकेशंस जो आती थी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, अगर हम लास्ट 2-3 साल में देखें तो 4 लाख एप्लीकेशन, 3 लाख एप्लीकेशंस के अराउंड आ रही है। बट क्योंकि अब ये नेशन वाइड एग्जामिनेशन है, वी आर आई मीन इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट माइट क्रॉस इवन 10 लाख आई मीन एस्पिरेंट्स, and everyone will be eyeing towards the best universities, the best courses. So you need to diversify your portfolio. आपके पास multiple options होने चाहिए as universities and multiple courses होने चाहिए to safeguard yourself कि आपको at least कहीं सीट मिल जाए। Therefore आपको अपनी यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो पहले आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का आप कोर्स की लिस्ट बनाएंगे कि आपको उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स में चाहिए, बीकॉम में चाहिए, बीए प्रोग्राम में चाहिए, हिस्ट्री में चाहिए, ज्योग्राफी में चाहिए, आप वो लिस्ट बनाएंगे, और हर कोर्स की एक अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्लास 12 पास होनी चाहिए। ठीक है, बट उसके अलावा एक और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, वो है कोर्स स्पेसिफिक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट। ये जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, जहां पर आपको बताया जाएगा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको ये टेस्ट देने जरूरी हैं, ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए जरूरी हैं। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है। गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन मिनिमम है। बट अगर आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की करना चाहते हो, उससे हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है। तो इसीलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि हर कोर्स की यूनिवर्सिटी की कोर्स एंड यूनिवर्सिटी कोर्स की जो कॉम्बिनेशन है उसकी क्या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स एनटीए की वेबसाइट पे दे रखी है। तो आपको ये पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो मैं पेरेंट्स को कई बार हेल्प करता हूँ, तो कई बार वो सिर्फ 3 या 4 कोर्सेज लेके अपना अपना उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, और एट टाइम्स मैं उनको फिर 17-18 यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, सो दैट आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जब आपके पास मार्क्स आ जाएंगे तो आप चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रीमियर कोर्स ले लीजिए, बट एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, दिस इज व्हाट आई वांट टू इंप्रेस अपॉन। देन व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन CUET। अगर हम ये देखें तो हमारे पास सबसे पहले है या तो आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो, 6 डोमेन पेपर्स ले सकते हो, और 1 जनरल टेस्ट। तो टोटल आप जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन लिख सकते हो CUET में वो 9 एग्जामिनेशंस हैं। इसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको लाइव एक डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट लेंगे। या फिर आप 3 लैंग्वेज पेपर ले सकते हो एट मैक्स। ठीक है, एट मैक्स है ये 5 डोमेन, क्योंकि यहां पर अगर आप एक जो आपने एक्स्ट्रा लैंग्वेज पेपर लिए उस वो आपने डोमेन के बदले में लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस, 5 डोमेन सब्जेक्ट और 1 जनरल टेस्ट। तो दोनों तरीके से आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेपर्स जो आप दे सकते हो CUET के अंदर वो 9 पेपर्स हैं।
Now let's come to University of Delhi and its CUET requirements. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का CUET रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं कि आपके पास सेक्शन 1 है जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डाल रखी हैं, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको एक लैंग्वेज चूज करना मैंडेटरी है. अगर आप लैंग्वेज नहीं चूज कर रहे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप लैंग्वेज कोई ना कोई एटलीस्ट एक चूज कर रहे हो. और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सेम होगा कि हर लैंग्वेज के केस में 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं एंड 45 मिनट्स आपको उस लैंग्वेज के लिए मिलेंगे. देन यू हैव डोमेन्स. डोमेन्स यहाँ पर हमने जो सेक्शन 2 है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर लिस्ट B1 एंड B2 बनाया हुआ है. अभी मैं वो लिस्ट आपको दिखाऊंगा. उसमें से आप अपने डोमेन्स चूज कर सकते हैं. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि आप वही डोमेन ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ वही सब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे एज डोमेन जो आपने क्लास 12th में पढ़े हुए हैं. आप बाकी यूनिवर्सिटी के लिए आप और डोमेन्स ले सकते हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. एंड अ स्टूडेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम 3 डोमेन ही भरें क्या. बट यहां पर अगर आप सिर्फ 3 डोमेन भरेंगे, अब मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अगर आप सिर्फ 3 डोमेन भरेंगे तो आप चांस ले रहे हैं. सपोज आपने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज अपने डोमेन भर दिया, ठीक है, और किसी आपका पेपर फॉर एनी रीजन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आपके बेस्ट कॉलेजेस तो रूल आउट हो गए. तो इसीलिए आपने जो भी क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उनको तो आप भर ही दीजिए. जस्ट इन केस अगर एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम भी रह जाते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. क्योंकि इन दिल्ली यूनिवर्सिटी वी विल टेक द बेस्ट ऑफ 4 और बेस्ट ऑफ 3 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स रिक्वायरमेंट. तो अगर आपने 5 डोमेन भी लिए हुए हैं तो हम उसमें से आपका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे. ये बहुत सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन है, सो आई वांटेड टू क्लियर दिस आउट हियर इटसेल्फ. सो यहां पर अगेन आपको हर डोमेन के लिए 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं एंड 45 मिनट्स मिलेंगे आपको ईच पर्टिकुलर डोमेन के लिए. It will be an MCQ based test, and class 12th, again you have to see class, when I say class 12, please follow the NTA syllabus and not just your class 12 syllabus. Then जनरल टेस्ट मैंने आपको बताया कि कुछ कोर्सेज के लिए, I'll just tell you कि कुछ कोर्सेज के लिए ये मैंडेटरी है और कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल है. 3 कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, बाकी 2 कोर्सेज के लिए ऑप्शनल है. I'll just explain that to you. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अल्टीमेटली वी आर सेइंग कि एक लैंग्वेज एंड मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं. देन उसके अलावा आपको जो डोमेन सब्जेक्ट लेना है उसके लिए आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चेक करनी है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. हम कुछ प्रोग्राम्स लेंगे जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं और उसकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे. एंड जनरल टेस्ट जो है इट इज कंपल्सरी फॉर 3 कोर्सेज, BBE, BBA FIA एंड BMS. इन 3 कोर्सेज के लिए आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी है. तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट यस करना चाहिए. एंड आपको इन जनरल यस करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि कोई हार्म नहीं है. बाय चांस अगर वो पेपर इजी आ जाता है और आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो आपके पास BA प्रोग्राम के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन खुल जाएगा. BA प्रोग्राम के लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन, BCom प्रोग्राम के लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन खुल जाएगा. I'll just explain when we'll talk about the domain subjects, each program specific eligibility, तब हम इनके बारे में बात करेंगे. So ultimately a maximum of 9 papers is what you can take, and we will take the best possible combination for the student, जो जैसा हम आज तक करते हुए आए हैं कि हम best possible combination लेंगे student के benefit के लिए. Now let's talk about the exam schedule. How is the exam schedule there? तो सबसे पहले अगर ये भी अगेन एक इशू, कॉमन इशू है पेरेंट्स के साथ में कि हम ये मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट आपको लेना है कि नहीं लेना है. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन देना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 डोमेन तो देने ही पड़ेंगे. तो आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट जो आएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी. तो आप लैंग्वेज को, सपोज आपने इंग्लिश ली हुई है तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए. उसका जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा. 40 मार्क्स का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड उसके आपके पास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 40 क्वेश्चंस हैं, तो 200 मार्क्स का टोटल पेपर बन जाएगा 45 मिनट्स का. सबसे पहले आपका ये पेपर होगा. देन यू हैव 2 डोमेन्स. उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट में 2 डोमेन आपको चूज करने होंगे और उसमें भी हर जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का होगा
और उसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 200 मार्क्स के आपके ये 2 डोमेन पेपर हो गए। टोटल 400 नंबर का ये पेपर हो गया, 200 नंबर का वो हो गया, टोटल 600 मार्क्स के ये पेपर। और हर डोमेन के लिए 45 मिनट्स, तो 90 मिनट्स का ये आपका ये वाला शिफ्ट हो गया फॉर डोमेन एग्जाम। एंड देन जनरल टेस्ट जो है उसके लिए 300 मार्क्स का ये जनरल टेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 75 एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, तो 300 मार्क्स का ही हो गया। एंड यहाँ पर 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल जो ड्यूरेशन है आपके मॉर्निंग शिफ्ट की वो एट मैक्स जा सकती है 3 hours and 15 minutes. I'll answer all the questions. You can put your questions in the chat box. I'll just go through the chat box after the presentation is over. And make sure that you practice enough of these questions, because of the fact कि आपने ये नेगेटिव मार्किंग शायद से पहले नहीं देख रखी हो। तो इसीलिए वो एनटीए भी अपनी वेबसाइट पे कुछ प्रैक्टिस टेस्ट लेके आएगा, कुछ प्रैक्टिस सेंटर्स भी एनटीए बना रहा है। तो मेक श्योर यू गिव एम्पल प्रैक्टिस टू दिस, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको -1 मिल रहा होगा वहां पर। देन आफ्टरनून शिफ्ट में आप या तो एक लैंग्वेज ले सकते हैं या मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, एंड वो भी 200 मार्क्स का हर लैंग्वेज होगा एंड 45 मिनट्स का अगर वो पेपर होगा। तो अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश है आपके पास क्लास 12 के अंदर, तो आप इस लैंग्वेज को आप एनए कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 को आप एनए कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको 4 डोमेन और सेलेक्ट करना है, तो आप डोमेन 3 के लिए आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए, डोमेन 4 के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट लीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा कोई सिलेबस, एक्स्ट्रा कोई कोर्स है क्लास 12 के अंदर, तो आप उसको डोमेन 5 और डोमेन 6 में डाल दीजिए। यहाँ पर हर डोमेन का जो वेटेज है वो 200 मार्क्स का है एंड हर डोमेन 45 मिनट्स का है। तो एट मैक्स जो आपका ड्यूरेशन जा सकता है फॉर द आफ्टरनून शिफ्ट इज 3 hours and 45। कमिंग टू सेक्शन 1 विच इज लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के केस में ये हमारी सारी 33 लैंग्वेजेस हैं एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी सेज दैट यू हैव टू अपीयर इन एटलीस्ट वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। आपको वो एग्जामिनेशन देना ही देना है। For most of you, for most of the students that I meet, it's usually English. but अगर आपके पास हिंदी भी है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं। Then coming to your domain specific subjects, as I told you, are divided in case of Delhi University into 2 lists. List B1 has 18 subjects. Now these 18 subjects are the most prominent subjects जो आपके 12th में होते हैं। So these are the list। और ये B1 और B2 समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप B1 से तो आप कितने भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट जब आपका इवैल्यूएशन होगा बेस्ट ऑफ 4 का या बेस्ट ऑफ 3 का, बेस्ट ऑफ 4 का इन जनरल, तो आप B2 से सिर्फ यूजुअली एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास अगर ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप भर दीजिए, बट यूजुअली लिस्ट B2 से हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपका लेंगे जिसके भी बेस्ट मार्क्स होंगे। तो ये लिस्ट B2 के सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके लिस्ट B1 के सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट B2 में आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं और लिस्ट B1 में आपके पास 18 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 27 सब्जेक्ट्स हो गए। Then coming to the part of general test. So this general test, as I've already told you, is compulsory for BBE, BBA, FIA, and Bachelors of Management Studies. Apart from that, it is optional for BA program and BCom program. I'll just talk about these details as well. Now, coming to these CUET specific courses की हर कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर ये मैं 5 पॉपुलर कोर्सेज की बात करूं, साइकोलॉजी ऑनर्स, अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड फिलोसफी ऑनर्स, ये टिपिकल कोर्सेज, ये काफी ज्यादा डिमांड में कोर्सेज रहते हैं ह्यूमैनिटीज साइड में। इन सब का रिक्वायरमेंट काफी सिमिलर है और इनका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक लैंग्वेज पेपर कंपल्सरी है। मेक श्योर मैंने नीचे सारे कोर्सेज डाले हुए हैं कि इन कोर्सेज के लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट है। एक लैंग्वेज कंपल्सरी है और आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं लिस्ट B1 से। मिनिमम है, ये मिनिमम कि 3 सब्जेक्ट है। अगर आपने 5 लिए हुए हैं तो उन 5 में से बेस्ट 3 लिए जाएंगे। और आप या फिर ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 और 1 फ्रॉम B2। सो फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिकल एजुकेशन और आपके पास फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, तो उसमें हम फिजिकल एजुकेशन लिस्ट B2 से ले लेंगे और बाकी 2 सब्जेक्ट्स हम B1 से ले लेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन से आपको ये डोमेन्स आपके चूज किए जाएंगे फॉर द बेस्ट डोमेन्स विल बी चोजन फॉर यू, बट ये आपका कॉम्बिनेशन होगा फॉर दीज कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड
जो जनरल टेस्ट है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम जस्ट गोइंग टू कवर मोर और लेस द कोर्सेज which are say more often taken up. बाकी सारे के लिए, बाकी सारे कोर्सेज के लिए यू हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनटीए की वेबसाइट पे भी मैं आपको वो सारा इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा अभी. And merit will be based on the best of these 4 subjects, एक language और 3 domain. Coming to maths and economics, program specific eligibility, again one of the most premier courses of the university is economics. Not just because I teach economics honors, but the cutoffs and the popularity says it that economics and mathematics are a popular set of courses. इसके लिए थोड़ी peculiar है eligibility. इनके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपका लैंग्वेज तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज यू ऑल्सो नीड टू टेक अप मैथमेटिक्स. तो आपका मैथ्स लेना कंपल्सरी है, विच एसेंशियली ट्रांसलेट्स इनटू द फैक्ट कि आपके पास क्लास 12 में मैथ्स भी होना चाहिए. सो क्लास 12 ये आपका जो मैथ्स का पेपर है वो आपका कंपल्सरी हो जाएगा. वो मैथ्स बाय व्हेन आई से मैथ्स आई मीन मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स. एंड उसके अलावा आप 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 से लेंगे या फिर एक लिस्ट B1 से और एक B2. हम इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आपके मार्क्स देखें. तो अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो है और लैंग्वेज आपके पास है, तो हम आपका मैथ्स का पेपर जरूर देखेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से आपके जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स होंगे वो ले सकते हैं. और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन भी है तो हम इनमें से इन चारों में से हम देखेंगे कि किसमें बेस्ट 2 आपके आ रहे हैं. तो इस कॉम्बिनेशन से हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट्स हम चूज करेंगे और जनरल टेस्ट इसके लिए इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. एंड द मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट ऑफ दीज 4, 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव ऑफ मैथमेटिक्स. देन कमिंग टू प्रोग्राम कोर्सेज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी. नाउ ये जो प्रोग्राम है, ये कोर्सेज जो है, अब अगर आप जो आपका नया अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रेमवर्क है, बाय द वे ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फ्रेमवर्क्स हैं इसके अंदर अब आपके पास ये 4 ईयर मॉडल भी आ रहा है जिसके अंदर आप मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर आप कर सकते हो. इसमें आपका माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट्स आ गए हैं. सो वी माइट हैव अनदर वेबिनार ऑन द डिटेल्स ऑफ वो माइनर सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, मेजर सब्जेक्ट कैसे मिलेगा. हाउएवर अगर आप ये प्रोग्राम कोर्सेज अगर आप ले रहे हैं तो ये जो 2 प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, इसमें 2 तरीके हैं आपके एडमिशन लेने के. अब वो 2 तरीके कैसे हैं? पहला तरीका है कि आप एक लैंग्वेज लेंगे जो आपका एनीवेज दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कंपल्सरी है, और 3 सब्जेक्ट लेंगे लिस्ट B1 से. या तो आप 3 सब्जेक्ट ले लीजिए B1 से या फिर 2 B1 से और एक B2 से. हम इस तरीके से चूज करेंगे जैसा अभी हम करते आए. और इस केस में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और आपका हम जो मेरिट देखेंगे वो बेस्ट ऑफ दीज 4 देखें, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन. या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए और एक ही सब्जेक्ट हम लेंगे लिस्ट या B1 से या B2 से, बट इन दैट केस आपका जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है. तो इसीलिए मैं पेरेंट्स को सबसे ज्यादा एम्फेसिस से बोल रहा हूं कि आप जनरल टेस्ट दे दीजिए. नहीं प्रिपेयर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रिपेयर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव एटलीस्ट ऑप्शन खुल जाएगा उस चीज. सो इस केस में हम ये मेरिट जो लेंगे वो 3 सब्जेक्ट में लेंगे, लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस आपका जनरल टेस्ट. देन कमिंग टू कॉमर्स कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, अगेन दिस इज अ फ्लैगशिप कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इन दिस केस हम एक लैंग्वेज लेते हैं. नाउ द पेक्यूलियर एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज कि हम या तो मैथ्स या अकाउंटेंसी कंपल्सरी देखेंगे. दैट मीन्स आपको ये 2 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए, ठीक है. सो इन दैट केस, सो कई बार मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या एक पीसीएम का बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर सकता है? यस ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि उसने मैथ्स पढ़ा हुआ है. तो आपको मैथ्स या अकाउंटेंसी आपने पढ़ा होना चाहिए और उनमें से एक तो हम डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हम 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं B1 से या फिर एक लिस्ट B1 से और एक लिस्ट B2. तो आपका जो मेरिट बनेगा वो बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स पे बनेगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, और उन 3 डोमेन में से मैथ्स और अकाउंट्स कंपल्सरी होगा ही होगा. उनमें से एक तो कंपल्सरी होगा ही होगा, दोनों भी आप दोनों भी ले सकते हैं, बट एक कंपल्सरी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव these kind of multiple discipline or you can say management based courses, which is a combination. BBE is a combination of say commerce, management and economics, and then you have BBA, financial investment analyst analysis का एक course है, specifically for people who are looking into
investment banking profiles and banking profiles and investment and in general corporate finance profiles, तो उसके लिए हमारा BBA FIA कोर्स है, एंड बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इन 3 कोर्सेज के लिए आपके पास लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है, डोमेन में आपको मैथ्स लेना ही लेना है, कंपल्सरी है आपके पास डोमेन, एंड देन सेकेंड जनरल टेस्ट इस केस में रिक्वायर्ड है। सो आपको अगर इन 3 कोर्सेज में से किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको मैथ्स आपके पास होना चाहिए और आपको डोमेन में डालना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट को आपको यस, एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन दीस 3 पैरामीटर्स। कमिंग टू साइंस कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, अगर अगेन मैं साइंस में डिटेल में नहीं गया हूं, बट साइंस में यूजुअली जो एलिजिबिलिटीज है आपको अगेन आपको सारे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज चेक करने पड़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या फिर एनटीए की वेबसाइट पे। हाउएवर यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो ये है कि या तो वो पीसीबी मांग रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांग रहे हैं आपको आपसे, प्लस 30% मिनिमम मार्क्स। वो ये नहीं कह रहे कि हम इंग्लिश लेंगे या लैंग्वेज लेंगे, हम कह रहे हैं जो भी आप लैंग्वेज लोगे उसमें मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा वो सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 30% लैंग्वेज में आपके होने चाहिए, और कॉम्बिनेशन विद ईदर पीसीबी। फॉर एग्जांपल अगर आप बॉटनी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पीसीबी, आपको पीसीबी लेना है, बट अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए। तो पीसीएम आपको चाहिए प्लस 30% इन द लैंग्वेज दैट यू आर चोजन। तो ये आपके जनरल साइंस स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, बीएससी वाले जो कोर्सेज हैं उसके। अनदर स्लाइड दैट आई हैव पुट इन, सिंस अ लॉट ऑफ स्कूल टीचर्स एंड व्हाट्स हैव आल्सो जॉइंड इन, and especially on request of Professor Jyoti Raina ma'am, I have included this particular slide where you have this BLEd course for education के लिए जो होता है, and इसमें पहली बात तो इसमें सारे के सारे वुमेन्स कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इसमें आपके पास एक लैंग्वेज है और आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं B1 से, लिस्ट B1 से, या फिर आप एक लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और एक फ्रॉम B2। ये आपका क्राइटेरिया है फॉर BLEd में एडमिशन लेने का। नाउ अ मेजर पार्ट ऑफ द डिस्कशन, स्पेशली जो मैं क्लास 11th एंड अब 12th के बच्चों को भी काफी ज्यादा गाइड कर रहा हूं कि आप कैसे सब्जेक्ट्स लीजिए, बट जिनका ऑलरेडी सर पे आ गया है ये एनटीए का एग्जाम, CUET का एग्जामिनेशन, उनके लिए आप किस तरीके से आप सोच के डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा कोर्स में एडमिशन लें। तो आपको पहले करियर गोल सोचना है, आपको एक बैकवर्ड इंडक्शन की एक गेम खेलनी है कि पहले मैं करियर से मैं क्या चाहता हूँ। करियर में मैं प्रोफेशनल करियर चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज के लिए ओपन चाहता हूँ, मैं रिसर्च चाहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब चाहता हूँ। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मुझे करियर में अपना क्या करना। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, सिविल सर्विसेज, आरबीआई, IBPS, बैंकिंग, इस तरीके के आपके पास अगर आपके एस्पिरेशंस हैं, उसके हिसाब से आपके पास पर्टिकुलर कोर्सेज आपको चूज करने। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज साइड से आ रहे हैं और आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस बिकम्स एन वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी स्कोरिंग subject in UPSC. So therefore you need to choose your options according to courses according to your career needs. Similarly अगर आपको रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए आप सोच सकते हो कि अब मुझे कौन से कोर्सेज मेरे लिए बेटर हैं, स्पेशली साइंसेज के लिए, और आप सोच सकते हो कि अगर मुझे मास्टर्स कहाँ से करनी है, PhD कहाँ से करनी है, वो सारे ऑप्शन सोच के आप अपना कोर्स अभी चूज कर सकते हो। देन कॉर्पोरेट जॉब के हिसाब से एज आई टोल्ड यू कि ऑल्दो ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, बट कुछ कोर्सेज कॉर्पोरेट जॉब के लिए बेटर टेथर्ड होते हैं, जैसे जो मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए या इकोनॉमिक्स का कोर्स हो गया या बीकॉम का कोर्स हो गया, दे आर ट्रेडिशनली मोर कॉर्पोरेट ओरिएंटेड एज कंपेयर्ड टू से अ टिपिकल साइंस कोर्स फॉर दैट मैटर विच इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड पर से। सो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो कौन सा कोर्स आपको बेटर रहेगा, लॉ बेटर है, लॉ करनी है, CA करना है या कोई वोकेशनल कोर्स करना है, तो उस हिसाब से आपको अपने अभी से करियर चॉइसेस सोचने पड़ेंगे एंड उसी हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स करना है तो डेफिनेटली अभी से आप मैथमेटिक्स पे आप काम करना शुरू कर दीजिए। Then apart from that, there are other doorways to admission in Delhi University, which is ECA, you have this ward quota जो Delhi University के wards हैं, then you have sports quota, और इन केसेस के अंदर ECA and sports के केसेस के अंदर 75% weightage will be given to certificates, trials और performance, and only 25% weightage will be given to CUET.
हाउएवर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो CUET देना जरूरी है, चाहे आप माइनॉरिटी कॉलेज में जा रहे हो या नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, चाहे वो आप किसी कोटा से आ रहे हो, आपके लिए CUET इज अ कंपल्शन. देन so I also guide students specifically for civil services, since I also have started teaching at Labasna, where to the IAS probationers. So I also help students how to select their optional and how to select their courses better, especially in the 4-year program जो अब आ रहा है, उसके अंदर आप किस तरीके से अपना वो 4-year program को अच्छे से प्लान आउट कर सकते हैं कि आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन या रिसर्च का फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन जो है, अगर आप रिसर्च में भी जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको प्लान आउट करना चाहिए. नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट जो मुझे आज कवर करना था कि आप फॉर्म में कैसे भरेंगे. अगर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है. अब यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आएगा, तो आप मैं अभी सीधा आपको यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस में आपको सीधा दिखा रहा हूँ. शुरू में आप सारे फॉर्म भरेंगे, सारे डिटेल्स भरेंगे. मैं एक जगह आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, जहां पर आप स्पोर्ट्स कोटा अगर आप भरना चाहते हैं, NCC कोटा भरना चाहते हैं, तो उसके आपकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. बट पहले मैं आपको कोर्सेज दिखा दूं कि कोर्सेज आप कैसे सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास ये सारी यूनिवर्सिटीज आपके पास मेंशन्ड है. ठीक है, सपोज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करा कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आपके पास यहाँ पर कोर्सेज आएंगे. जैसे मैंने यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स लिया हुआ है. दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स भी लेना चाहता हूं, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पे क्लिक करेंगे और उसको ऐड. तो यहाँ पर आपके पास एलिजिबिलिटी भी साथ से खुलती हुई आ रही है कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और सेक्शन 3 कंपलसरी है. मैं चाहता हूं कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी ऐड करूं, तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी ऐड किया. ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि अच्छा मुझे शायद से UPSC भी देना है कि मुझे हिस्ट्री भी लेना है, तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स भी यहाँ से चुनिए, प्रोग्राम हिस्ट्री. तो इस तरीके से मैं सारे कोर्सेज यहाँ पर चूज करता हो जाऊंगा. अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि हर यूनिवर्सिटी का अलग होगा, अब देखिए मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ इसकी जगह पे डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. अब यहाँ पर अगर मैं हिस्ट्री चूज करता हूँ तो देखिए आपका ऑप्शन चूज हो जाए, चेंज हो जाए. जैसे मैं यहाँ हिस्ट्री डालूंगा तो हिस्ट्री के लिए वो कहता है कि सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए. तो इसीलिए आपको ये सारा का सारा आपको लिस्ट आपको बनाए. फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजी करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोथ अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये भी अप्लाई करेंगे, यहाँ का भी साइकोलॉजी अप्लाई करेंगे. कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, बट आप उनकी NIRF रैंकिंग देख सकते हैं, NAC रैंकिंग देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी है. एंड कई यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल वो सीधा इंटीग्रेटेड MSc ऑफर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी अच्छा कॉलेज है, BR अम्बेडकर कॉलेज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, एंड इसमें 5 साल का एक इंटीग्रेटेड MSc का कोर्स है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं. और वो कहता है कि मुझे इकोनॉमिक्स में पेपर चाहिए डेफिनेटली, तो दैट मीन्स आपको इकोनॉमिक्स का पेपर लिखना ही लिखना है और इंग्लिश का पेपर लिखना है और साथ में जनरल टेस्ट देखना है. तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है. सपोज मैंने अब ये सारे के सारे कोर्सेज चूज कर लिए कि मुझे यही कोर्सेज चाहिए, तो मैं उसको प्रीव्यू कर दूंगा, और प्रीव्यू करने के बाद मेरे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ गए कि मैंने ये कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, और मैं नेक्स्ट करूंगा. फिर वो मुझसे उसको कहेगा कि मुझे डोमेन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाते हैं फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स को कई बार इशू हो रहा है कि फर्स्ट स्लॉट में क्या भरें. तो फर्स्ट स्लॉट में सपोज मैंने इंग्लिश भरा, इंग्लिश लैंग्वेज ली हुई है, तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज व्हाट आई एम टेकिंग. देन उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सपोज मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बिजनेस स्टडीज का पेपर देना चाहता हूँ और फिर मैं मैथमेटिक्स का देना चाहता हूँ. जैसे मैं आपका मैथमेटिक्स इज फाइन मैथमेटिक्स, यस मैथमेटिक्स, और जनरल टेस्ट को मैंने कर दिया यस. तो इस तरीके से आपने ये अपना पहले 2 डोमेन भर दिए और आपने लैंग्वेज भर दी. उसके बाद अब ये पूछता है कि इन एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 और B1, दिल्ली यूनिवर्सिटी केस में तो खैर एक ही लिस्ट है, बट अगर आपको कोई एडिशनल लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, आपको लेनी है, तो आप वो ले सकते हैं. कुछ कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी उन बच्चों को जिन्होंने वो लैंग्वेज ली. सो फॉर एग्जांपल आप जर्मन में आप अपनी डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट जिन्होंने जर्मन में एग्जाम दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपने वो लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पास नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना, तो आपको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए. एंड आपको अगर कोई और तीसरी लैंग्वेज लेंगे तो वो ले सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं.
देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डोमेन 3 और डोमेन 4 लेने के लिए। मैं अभी फिलहाल एक कॉमर्स एस्पिरेंट की तरह वो कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लिया है, और फिर मैंने यहाँ पर अकाउंटेंसी ले लिया है, और से मेरे पास एक और सब्जेक्ट है विच इज से फिजिकल एजुकेशन, तो मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया। और डोमेन के बाद मेरे पास एक और कोई सब्जेक्ट है, से लीगल स्टडीज, होम साइंस, फाइनल, तो मेरे पास ये सब्जेक्ट है, मैंने ये वाले सब्जेक्ट्स ले लिए। एंड आप इसको टिक करेंगे और सेव करेंगे, तो आपके पास ये स्लॉट आ गया, ये सारी चीजें आ गई। एंड अगर कोई आप गलती करते हैं यहाँ पर और सबमिट कर चुके हैं, अगर सबमिट नहीं करा तो आप चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप कोई गलती करते हैं और आपने सबमिट कर दिया है, तो उसका फिर निवारण सिर्फ यही है that you would have to change these you would have to modify these details during the time of correction window। तो 6th of May के बाद जब correction window NTA देगा, तब आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती करी है तो। देन उसके बाद वो आपसे मीडियम पूछेगा। मीडियम मेरे केस में इंग्लिश है, अगर आपको कोई और मीडियम में देना है तो दे दीजिए। और यूजुअली वो आपको कहेगा, आपके मैंने जैसे यहाँ पर नेटिव स्टेट अपना दिल्ली डाला हुआ, तो वो आप दिल्ली दे लीजिए, और दिल्ली के अंदर वो आपको कहेगा कि सेंटर दे दीजिए। फिर आपको कहेगा कि सेकंड प्रेफरेंस दीजिए, तो मैंने कहा सेकंड प्रेफरेंस भी दिल्ली है, बट वो आपको सेकंड प्रेफरेंस ऐसे लेने नहीं देगा, तो इसीलिए आपको पहला प्रेफरेंस दिल्ली लेके आप दिल्ली लेंगे। फिर दूसरे प्रेफरेंस में सपोज मैंने हरियाणा बोला, और हरियाणा में मैंने कहा चलो गुरुग्राम ले लेते हैं। फिर थर्ड प्रेफरेंस में मैंने फिर से हरियाणा लिया और मैंने फरीदाबाद ले लिया। तो आपको आपकी सैटेलाइट सिटीज टाइप मिल जाएगा अगर आपको खुद की अपनी सिटी नहीं मिल रही। फिर मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया और उसमें मैंने नोएडा ले लिया। तो इस तरीके से मैंने अपने ऑप्शंस भर दिए एंड इसको सेव कर दिया, और ये सारी मेरे पास डिटेल्स आ गई। फिर ये आपसे आपका कैंडिडेट का फोटो एंड सिग्नेचर मांगेगा, एंड फाइनली ये आपके पास लास्ट जो स्टेप है वो प्रीव्यू का होगा, और उसके बाद फीस के लिए बात करेंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है इस चीज का। नाउ अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो CUET की वेबसाइट पे आपको यहाँ पर सारे सिलेबस मिल जाएंगे। सो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, यहाँ पर जाके आप सारे सिलेबस डाउनलोड कीजिए, और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप देखिए कि आपका 12th के साथ कौन सा मैच कर रहा है और कौन सा 11th के साथ अगर कुछ है तो मैच कर रहा है। बट आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। और अगर आप कोई यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी आपके पास गिवन है और उसकी सारी एलिजिबिलिटीज गिवन है। तो यहाँ पर नीचे आपकी अदर यूनिवर्सिटीज हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऊपर दे रखी हैं। तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी चूज करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करता हूँ, तो मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज यहाँ पर दिख जाएंगे। ये सारे कोर्सेज हैं, उनकी सारी एलिजिबिलिटीज यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स के लिए कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है। सो एंड इफ यू वांट टू रीड द FAQs इज अ गुड डॉक्यूमेंट है, आप FAQs भी पढ़ सकते हैं। एंड अगर कोई आपका प्रॉब्लम है तो वो FAQs में एड्रेस्ड होगा। If you have any other problem, then I think you can always contact me, and I'll be more than happy to help. So with this, I think we can start the questions. Thank you, Mr. Rathore. Thank you, ma'am. I would like to thank you to our speaker, Mr. Siddharth Rathore, for visiting, enlightening us with your knowledge and experience about CUET for those students who seek admission in Central University and other across the country. Mr. Rathore, please accept our sincere thanks. I'm sure after a stimulating presentation, participants would like to ask questions, and I can see in the chat box also, बहुत सारे questions हैं. So I will read questions from the chat box from. Ma'am, I'll read the questions. I can अच्छा, read. I have the questions. तो मैं एक बार Okay. उनको address. Okay, thank you so much. Okay. So BSc Computer Science. Computer Science के लिए general test is not necessary, as I know. Let me just read the BOI, or let me just show it to you. Computer Science, BSc Computer. The details are mentioned here, by the way, but just in case if you want to check, the details will be here. Computer Science. Computer Science के लिए आपके पास section, आपको language लेनी है, mathematics compulsory है, और बाकी दो जो लैंग्वेजेस हैं वो से लेना। तो जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी और कोर्सेज के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। देन BBA के लिए मैं आप हमेशा ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन सौम्या's क्वेश्चन, आई एम अ PCB स्टूडेंट, BSc बायोटेक्नोलॉजी। निशा, बायोटेक्नोलॉजी के लिए यू नीड टू रीड दी बायोकेमिस्ट्री,
आई थिंक आपको एक बार BOI पढ़ लीजिए, BOI के अंदर ये डिटेल्स मेंशन होगी। BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास, आप BOI एक बार पढ़ लीजिए, उसके अंदर BSc बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन। कैन वी गिव टेस्ट इन लैंग्वेज दैट वी डिड नॉट हैव इन क्लास 12th? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम वही कंसिडर करेंगे जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ी है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का अपना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपने जर्मन नहीं पढ़ी हुई है बट आप जर्मन में टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इन दैट जर्मन दिस थिंग, गिवन कि आपकी जर्मन में मार्क्स बेटर हो, ठीक है। तो आपको वो जर्मन का अगर या कोई लैंग्वेज अगर आप कोई चूज करते हैं तो उसकी लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी है। For optional tests, the question does not make sense. Then शिवम प्रताप क्वेश्चन, हमें यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी? आपके जो स्कोर आएगा यहाँ पर, वो एनटीए का काम सिर्फ ये है स्कोर देना और उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करना। अब ये परसेंटाइल क्या होता है कि सपोज 100 बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से आपकी जो रैंक आई है वो 95 है, दैट मीन्स कि 5 बच्चे आपसे ऊपर हैं और बाकी 95 बच्चे आपसे पीछे हैं, 94 बच्चे आपसे पीछे हैं। तो उस केस में आपका जो परसेंटाइल हो गया वो 95 परसेंटाइल हो गया। तो आपके स्कोर को परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ऑन बेसिस ऑफ दैट उसके बाद व्हाट एटलीस्ट व्हाट मेक सेंस इज दैट कोर्स वाइज काउंसलिंग, इकोनॉमिक्स की काउंसलिंग हो रही है, बीकॉम की काउंसलिंग हो रही है, और जिनका सबसे पहले प्रोबेबली जिनका सबसे हायर परसेंटाइल है उनको बुलाया जाएगा और उनको पूछा जाएगा कि काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो लोग कहेंगे कि हमें सेंट स्टीफेंस चाहिए या हमें SRCC चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलेजेस फेल होंगे। तो उस तरीके से प्रोबेबली, अगेन दिस इज समथिंग दैट makes logical sense, but I'm not very sure because these details are yet to come. But ideally, this is how it should be done. I think so. Then comes the question of detailed psychology. I have already talked about. For BA, BA के लिए कंपलसरी नहीं है। BA अगर आप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं बट आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, इसलिए आप देना चाहिए आपको। So I'm sorry, I'm not from sciences, so I have no clue about biomedical and biochemistry. You have to explore the options for career options after that. अच्युतम पांडे, अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट ही भरा है तो आप इनएलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसलिए जब आपके पास करेक्शन विंडो आएगा प्लीज फिल आफ्टरनून शिफ्ट एज वेल। आप इनएलिजिबल हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। देन फॉरेन कोर्सेज के डिटेल्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं या बाकी सारे कोर्स यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट। JNU ऑफर करता है, JNU की वेबसाइट, JNU का जो CUET का रिक्वायरमेंट है उससे देख लीजिए। फॉरेन लैंग्वेजेस वो भी ऑफर काफी कर रहा है। BA Honors History, as I've told you, 1 language plus 3 domain subjects. It is not, Khushi, it is not compulsory to take subject from B2 list. It is not compulsory. If you do not have any subject from B2, it doesn't make any difference. So uska koi impact nahi padega. If you have to change stream, there is no compulsion. कोई उस पे आपका पेनल्टी नहीं है। अगर आप साइंस से इकोनॉमिक्स जाना चाहते हैं, आपके पास PCM है या PCM है आपके पास, तो आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। आपको पर मैथमेटिक्स का डोमेन आपके लिए कंपलसरी है। सर, can't we fill only slot 2 for 1 language required, not from slot 1? I don't think it would be advisable. But I am not very sure. So if I would be in your shoes, I would definitely fill slot 1. I'm not sure what will happen if I take language in the other slot. Shouldn't be an issue, but why take a chance? Sir, I've taken 3 domain subjects, 1 language. I've chosen slot 2 only instead of slot 1. Is that fine? I think it should be fine. Doesn't actually, एक तो आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए अगर, क्योंकि आपने जनरल टेस्ट नहीं भरा। You should be good, 99%. It sounds logical, so shouldn't be an issue. I think so. If any courses have been wrongly filled या कुछ भी चेंज आपको करना है तो करेक्शन विंडो आएगा आपका 1 हफ्ते का, बट रिमेंबर वो 1 हफ्ते का विंडो है, उसके बाद चेंज नहीं होगा, तो आप उस विंडो में चेंज कर सकते हैं। Then Vibhuti's question, sir, what if someone has economic, geography, history, political science and English and want to do economics honors? That person is not eligible since you have not studied economics.
what you can do, Vibhuti, is with your options, I'm supposing that you are a UPSC aspirant. In your case, what you can do, आप BA program के लिए eligible हैं, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो GE सब्जेक्ट्स होंगे और जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होंगे ना, उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप अपना मेजर हिस्ट्री में मेजर जो है इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं, तो और माइनर से हिस्ट्री में ले सकते हैं, ज्योग्राफी में ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि उस कॉलेज में है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस ले सकते हैं, एंड वो आपको स्ट्रेटेजाइज करके वो आपको यूपीएससी में भी बहुत हेल्प कर जाएगा। विद योर ऑप्शन, आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर going for in your career. If a student has taken applied mathematics, yes, you can apply for BCom honors or economics honors. BTech, IT and MI, Vipinji, I have no idea. I'm not from this particular field, but the BOI is right in front of you. You can read the BOI. Then लिस्ट B2 मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ओके। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आपने फिल कर दिया है BBFI, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप इनएलिजिबल हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इनएलिजिबल हैं, सिंपल। उसमें आपको कोई करेक्शन की जरूरत नहीं। यस, कैन आई अप्लाई इट एज माई डोमेन। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं और आपको साइकोलॉजी आपके पास क्लास 12 में नहीं है, तो आप उसको डोमेन नहीं ले सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी केस में, बट आप साइकोलॉजी ऑनर्स में फिर भी एडमिशन ले सकते हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी में, ठीक है। तो देयरफॉर आपको साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लेना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट आप ले भी नहीं सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन। ECA कैटेगरी के लिए आई विल जस्ट शो इट टू यू। ECA कैटेगरी का इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अबाउट। आपको ECA का ये आपको बेसिक डिटेल्स जब आप भरेंगे तो आएगा, यहाँ पर मैंने अपना डिटेल्स भरा हुआ है। ECA के लिए जो आप बात कर रहे थे, ये देखिए, अगर आप NCC को क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर NCC के फॉर्म के सेकंड पेज पे आ जाएगा, NCC को आप यस कर दीजिए। स्पोर्ट्स कोटा अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कोटा के केस में, बाय द वे, ECA के लिए यहाँ पर अभी पूरे फॉर्म में कुछ नहीं है। आई थिंक वो स्पोर्ट्स के अंदर ही शायद से वो इंक्लूड हो रहा है, या जैसे भी हो रहा है, इसके नेक्स्ट फेज में या तो कुछ आएगा, बट मुझे कहीं पर भी ECA के बारे में कहीं फॉर्म में कुछ नहीं मिला। बट अगर आप स्पोर्ट्स कोटा को यस करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि ये इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनिवर्सिटी लेवल, या फिर आपका फर्स्ट से थर्ड पोजीशन आया है इन एट नेशनल्स, या फिर आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल्स के अंदर, या फिर आपने ऑल इंडिया इंटर जोनल और उनमें आपका फर्स्ट से थर्ड आया है, या फिर आपने जोनल इंटर यूनिवर्सिटी कुछ करा है, उसमें आपका फर्स्ट से फोर्थ आया, या अदर। तो इनमें से आपको चूज करना है फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट। एक और जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए वार्ड कोटा, जिसको वार्ड कोटा के लिए आपको यहाँ पर फादर या मदर के केस में आपको यस करना है। उस केस में आप यूनिवर्सिटी का दिल्ली यूनिवर्सिटी आप डालेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और जैसे मेरे फादर का मैंने अपना कॉलेज डाला हुआ है, श्यामलाल कॉलेज। एम्प्लॉय ID अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई एम्प्लॉय ID है तो आप डाल सकते हैं। फादर का डेजिग्नेशन और रिटायर्ड है कि वो करंटली वर्किंग है, वो आप डालेंगे। एंड मदर भी, जैसे मैं इन माई केस माई मदर इज ऑल्सो प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, तो उस केस में आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इसका इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। एंड फाइनली अगर आप देखें तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th और क्लास 12th के आपके मार्क्स और वो सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो आप वो डिटेल्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कॉलेज कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपके पहले NTA के मार्क्स आएंगे, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बेसिस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। It is not, Kushi, it is not necessary to choose subject from B2, but if you have studied any subject from B2 and if you score high, that will be taken up. You can go for only B1 subjects. लक्ष्यता कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने भर दिया है और आपके पास मैथ्स नहीं है, आप सिंपल इनएलिजिबल। विपिन जी, मुझे CIC का BTech के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। Yes, you can give the papers in domain in Hindi subject as well. That is an option. आप बिल्कुल दे सकते हैं। In fact, आप 13 languages में दे सकते हैं। It is not available. Yes, शमी प्रणा जी, it is not available. मुझे भी ये दिक्कत फेस हुई है कि ECA का कोई कैटेगरी नहीं मिला है मुझे। Sir, I have PCB and I wanted to pursue chemistry honors. Yes, you are not eligible. Prachi, you are not eligible for chemistry honors because chemistry honors requires
maths to have been studied in class 12th and maths will be a compulsory domain to take up. PCM है इस केस में. okay, बहुत सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं मोहित. अगर आपके पास संस्कृत है तो आप संस्कृत को एज ए डोमेन भी ले सकते हैं. बिल्कुल. युवराज, आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लीजिए, बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 4 लीजिए, क्योंकि आप 12th में तो 5 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं. आप पांचों सब्जेक्ट वो चूज कर लीजिए, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, बिकॉज इट विल हेल्प यू डाइवर्सिफाई और जस्ट इन केस कोई पेपर खराब हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन. कैन आई अपडेट कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज आफ्टर फाइनल सबमिशन? दैट यू कैन ओनली डू, निशांत, आफ्टर इन द करेक्शन विंडो. बीबीए के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास एक लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट. ये तो आपको ये 3 कंपल्शंस हैं. यस, यू हैव टू फिल करो बोथ स्लॉट्स इफ यू वांट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. सर, व्हाट कैन बी इजी सब्जेक्ट्स टू चूज इफ यू आर चेंजिंग स्ट्रीम्स फ्रॉम? इसमें इजी और टफ की मैं नहीं बोल सकता. आप सारे सब्जेक्ट्स दे दीजिए और 3 को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. आप इन एनीवेज बोर्ड्स का एग्जाम दे ही रहे हैं तो चौथा सब्जेक्ट देने में क्या प्रॉब्लम है? 45 मिनट्स ही तो बैठना है आपको, तो आप वो भी दीजिए. बीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जनरल टेस्ट बेनिफिशियल इन द सेंस कंपल्सरी नहीं है, बट आपको दे देना चाहिए. आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. और प्रीत, आपको साइकोलॉजी नहीं है आपके पास तो भी आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं. जो अपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं वो आप कर लीजिए. मान्य, यस, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी इफ यू हैव नॉट फिल्ड स्लॉट 2, क्योंकि स्लॉट 2 आपने सिर्फ 2 ही डोमेन भरे हैं. दैट मीन्स अगर आपने स्लॉट 1 भरा है तो आपने सिर्फ 2 ही डोमेन लिए हैं. 2 डोमेन से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? सिवाय प्रोबेबली बीबीई और बीएमएस, इसके अलावा तो आप ले ही नहीं सकते. अगर आपने सपोज आपने मैथ्स ले लिया, डोमेन इंग्लिश ले लिया और जनरल टेस्ट ले लिया, सिर्फ यही 3 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो गए. बाकी सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए आपको दोनों डोमेन भरने, आपको दोनों स्लॉट्स भरने हैं मान्य, और आप करेक्शन विंडो में ये काम. यस अमीशा, इफ योर मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर लेस देन योर मेरिट विल बी इफेक्टेड इन बीबीए, क्योंकि मैथ्स जो है वो कंपलसरी ही हम चूज करेंगे आपके डोमेन्स में से. इन योर मेरिट लिस्ट हम मैथ्स लेंगे ही लेंगे, तो आपका मैथ्स वीक नहीं हो सकता. बी ऑनर्स के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिटेल्स हो चुकी हैं. I will just type in my details here again for everyone. This is my number, but please before calling, please मुझे text कर दीजिए अपने details class 12th के papers के साथ में, तब मैं आपके query address ठीक से करूँ. You don't need to fill all domains, but at least fill all domains that you have studied in class 12. For eco-honors, can we have maths as 6th subject? I'm not sure what you mean by 6th subject, but अगर आपको eco-honors करना है तो आपको domains में लेना पड़ेगा और आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम compulsory लेंगे आपके merit list के अंदर मैथमेटिक्स. नो, उसका फॉर्म सेपरेटली नहीं भरना, बस उसका वेटेज का क्राइटेरिया डिफरेंट है. उसमें हम 85% जो वेटेज है वो इसके थ्रू है, और 15% वेटेज जो है, आई थिंक 15% वेटेज है जो इंटरव्यू टाइप लेंगे. ये सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए है. जेएमसी, स्टीफेंस, आई थिंक खालसा कॉलेजेस, खालसा ग्रुप के 3 कॉलेजेस जो है उनके लिए है. प्रेरणा, आई थिंक यू शुड चूज ऑल कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं और आप ऑनर्स करना चाहते हैं और आपको यूपीएससी करना है, तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस लीजिए, आप हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, सोशियोलॉजी लीजिए. ये टिपिकल पॉपुलर काफी ऑप्शन है. स्ट्राइक रेट फॉर दीज पर्टिकुलर ऑप्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. फिर अगर आपको रिसर्च करना है तो आप, आई थिंक यू शुड गो फॉर से इधर मैथमेटिक्स और फॉर इकोनॉमिक्स और एनी अदर. कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हैं. तो डिपेंड ऑन व्हाट you want to. Why DU DU के अंदर BA LLB नहीं है, इसके अंदर बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर BA LLB है. आप देख सकते हैं, आई थिंक मुंजाल यूनिवर्सिटी है और 2-3 और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आई थिंक BHU में भी शायद से BA LLB, BCom LLB, ये सारे ऑप्शंस, तो आप उनमें देख सकते हैं. DU के अंदर LLB करने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद 3 साल का आपका चिराग, इफ यू वांट टू फिल मोर यूनिवर्सिटीज देन आई थिंक यू शुड वेट फॉर द करेक्शन विंडो. कनिष्का, एज आई टोल्ड यू, जनरल आपको टेस्ट देना चाहिए क्योंकि आपके ऑप्शंस और खुल जाते हैं बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है तो, और आपको दिल्ली, मैंने आपको हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी दिखाई, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी. वो काफी अच्छी इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स ही है उसमें, बट वो कहता है कि मुझे जनरल टेस्ट कंपल्सरी है, तो आपको लेना ही पड़ेगा. अगर जनरल टेस्ट दोगे तो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से भी, जो दिल्ली के अंदर है, तो इसलिए आपको देना. द डेट ऑफ CBT इज नॉट येट डिसाइडेड. इट विल बी either in the first week or the second week of July, preferably by the end of first week, because बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं, इसीलिए हो सकता है ये 10 से 15 दिन पेपर चले, तो इसलिए आपको फर्स्ट वीक के एंड में ही शायद से आपका पेपर शुरू हो.
दिव्यांशी, you can fill that extra subject, but that will not help you in Delhi. BCom program का मैं already बता चुका हूँ. Can you remove a university after adding it? Yes, you can remove Kimi, but let it be. क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फीस से तो फर्क पड़ नहीं रहा. मत लेना एडमिशन. I am not sure. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैसे भी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो I am not sure कि बीटेक कुछ हो रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. But I think you should rather focus on your JEE. The government has not removed it's called Delhi University जो ऑफर करता है वो BLED का कोर्स है, वो 4 साल का कोर्स अभी भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की BOI में दे रहा हूँ. करेक्शन मनीषा मैम, करेक्शन विंडो जो है वो आएगी आई थिंक 6 मई के बाद में, एक हफ्ते के लिए वो विंडो होगी. एंड कैन अ साइंस स्टूडेंट टेक सोशल साइंसेज? यस, साइंस स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इनफैक्ट आई एम गिविंग अ लेक्चर ऑन CUET to 11th and 12th standard students in one of the schools in Janakpuri and another college of Assam. और उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे आप चूज करेंगे सब्जेक्ट्स 11th and 12th के अंदर. अगर आपके पास साइंस का स्टूडेंट हो तो आपके पास एवरीथिंग अंडर द सन आपके पास अवेलेबल. तो इसीलिए साइंस स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कॉमर्स में जाने का, साइंस स्टूडेंट के पास ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज में जाने का और साइंस में भी रहने का और जेई भरने का या नीट देने का. ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल, बट ये ऑप्शंस है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के पास ऑप्शंस थोड़े से लिमिट. तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप साइंस में ठीक है तो यू शुड गो फॉर साइंस, क्योंकि अल्टीमेटली इस बेसिस पे आपका एडमिशन होना है. और रिमेंबर, इस साल आपका कंपटीशन सिर्फ ह्यूमैनिटी और सिर्फ आपके इन नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं है. इस साल आपका कंपटीशन जेई वाले बच्चों के साथ है, जो जेई भी देंगे और जो CUET भी लिखेंगे. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑप्शंस आप भर के रखिए, क्योंकि जिसका जेई नहीं होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा. इसी कैटेगरी एज आई टोल्ड यू, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस. PCB के साथ आप केमिस्ट्री ऑनर्स में एलिजिबल नहीं हो. करियर ऑप्शन बाय ह्यूमैनिटीज, बैंकिंग, श्योर. फूड टेक्नोलॉजी के लिए युवराज, आई थिंक यू नीड टू गो थ्रू दी BOI आप एक बार देख लीजिए, उसमें आपका फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है और मेंशन है. मेघा, अगर आपके पास कॉमर्स है क्लास 12 विद मैथ्स, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो ऑफर करता है वो BSc ऑनर्स वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करता है. कई यूनिवर्सिटीज BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स करती है. तो आपको दोनों यूनिवर्सिटीज, आपको जितनी सारी यूनिवर्सिटीज है वो सारी यूनिवर्सिटीज अप्लाई करनी है. think काफी सारे क्वेश्चन have answered. Accounts is not relevant for BBA admission. Both slots मैं आपको बता चुका हूँ. पूजा का क्वेश्चन, सर इन BMS for DU if we have to choose one subject, we have to choose one subject and जितने भी आपने डोमेन्स दिए उनमें से बेस्ट डोमेन लिया जाएगा. नहीं सॉरी, इसमें से मैथ्स लिया जाएगा. डोमेन्स में से आपका मैथ्स एक जरूरी है तो मैथ्स लिया जाएगा और जनरल टेस्ट का. तो ये 3 हम लेंगे. फिजिक्स ऑनर्स यू कैन नॉट डू विद PCB, यू हैव टू हैव PCM. करेक्शन विंडो अभी नहीं आएगी, विंडो बाद में आती है. PCB के साथ आई वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है प्राची. मैथ्स कंपल्सरी. इफ वी हैव चोजन अ कोर्स व्हिच रिक्वायर्स ओनली 3 सब्जेक्ट्स मैंडेटरी एंड इंग्लिश, तो 3 सब्जेक्ट ज्योति आप तभी भर पाओगे ना जब आपने डोमेन, जब आपने स्लॉट 2 में कोई सब्जेक्ट लिया होगा. स्लॉट 1 के अंदर तो सिर्फ 2 ही डोमेन है, तो लेना ही है आपको. चिराग, उसके लिए आपको करेक्शन विंडो पे जाना पड़ेगा. ऋतिका, दैट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की हेक्टिक है. आई नो इट्स हेक्टिक, तो आप इसलिए आप अपने हिसाब से आप चूज कीजिए जो आपके पास डोमेन सबसे अच्छे से आपके प्रिपेयर्ड है, सबसे पहले कर लीजिए. उसके बाद वाले डोमेन ले लीजिए. अब ये आपको देखना है कि आप कैसे भर रहे हैं. मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एज एन आउटसाइडर कि दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन इफ आई वाज इन योर. चयनिका कार, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, आप ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज अप्लाई, बट आप इकोनर्स अप्लाई नहीं, और आप BBA BMS ये सारे कोर्सेज भी अप्लाई नहीं हो. माय डॉटर इज डूइंग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर. आई डोंट थिंक उत्तम जी ये ऐसे आपका कोर्स शिफ्ट हो सकता. इंग्लिश डोमेन अपार्ट फ्रॉम विच आई थिंक मोर और लेस ma'am, I have covered all the questions that were there. Thank you, Siddharth. Thank You're most welcome, ma'am. Thank you, Anita ma'am. Thank you, Shweta ma'am. Thank you so much, Mr. Rathore, for informative session and answering all questions so patiently. Once again, I would like to thank to Mr. Rathore for taking out time from his busy schedule. Thank you so much. Over Thank to you, you, ma'am. Dr. Mishra. Thank you, ma'am. Thank you, Anita. Thank you, Anita. We would now like to close the session. On behalf of Admission Committee and IQAC Gargi College, first of all, I would like to thank Mr. Siddharth Rathore for taking out time for us and explaining the modalities involved in the admission process so clearly. I hope we all have benefited from today's webinar and we have our takeaways from this program today. My heartfelt thanks to our principal, Professor Pramila Kumar, for taking this initiative and supporting us in all our endeavors. This webinar would not have been possible without the support of the IQAC team, which came forward and worked for the successful execution of the webinar. My sincere thanks to Ms. Shailaja Modam, the convener of IQAC, and Dr. Anita Bhatt, IQAC member, for all the help and support and reaching out to people, spreading a word for the same.
Thank you both for being a part of this program. My thanks are also due to Mr. Anuj Bhardwaj for providing the technical assistance for today's webinar. We appreciate the wonderful audience for the presence here today. Thank you, parents, teachers, colleagues, students, alumni, for joining us today. Finally, I would like to thank my team, Dr. Renu Agarwal and Dr. Nidhi, for all their help and cooperation. Thank you, everyone. Have a great day.